प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग उस दिन देख चुके थे पीछे वाले क्लास में कि कर्नाटक का युद्ध किस तरीके से अंग्रेज जीतता है और किस तरीके से दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित करता है, किस तरीके से वहाँ से फ्रांसीसियों को हटाता है। ये हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके थे। जो लोग अभी नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और बहुत ही अच्छे से समझने में आप लोग का यहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब चलेंगे हम लोग बंगाल की तरफ। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बंगाल पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। बंगाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ से मान सकते हैं कि भारत में वास्तविक संस्थापक के तौर में, मतलब वास्तविक प्रशासनिक के संस्थापक के तौर में अंग्रेज अब आ जाएंगे प्लासी के युद्ध से। और हमारे सिलेबस में मिड 18th सेंचुरी से है तो यहीं से हम कवर करते हैं। वैसे उसके जो पीछे हम लोग पढ़े वो सभी हम लोगों को पढ़ना है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। लेकिन ये युद्ध के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा हम जानेंगे बंगाल में कैसे कैसे क्या चल रहा है, फिर ये युद्ध का कारण क्यों बनता है, इस विषय में फिर हम लोग देखेंगे। तो हमने पहले से हम बताए हुए थे, कुछ क्लास पहले ही हम बताए हुए थे। जो लोग अभी नए हैं वो लोग प्लीज़ पीछे वाली क्लास को भी देख लीजिए, फिर वो आप इस क्लास के सीरीज के साथ जुड़ेंगे तो फिर आपको समझने में बहुत ही आसान रहेगा कि केंद्रीय सत्ता जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा था, धीरे कमज़ोर हुआ। केंद्रीय सत्ता मतलब मुगल का सत्ता, और जब मुगल का सत्ता, केंद्र का सत्ता कमज़ोर हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का फिर धीरे धीरे उदय होने लगा। उसी क्रम में बंगाल का भी, मतलब बंगाल में भी जो सूबेदार था उस समय, वो खुद को स्वतंत्र होकर के, मुगल सत्ता से स्वतंत्र होकर के कैसे शासन कर रहा था। वहाँ भी यही सेम परिस्थिति हमको देखने के लिए मिलता है कि एक मुर्शिद कुली खां रहता है। वह भी क्या रहता है, सूबेदार है। 1717 से मुर्शिद, यहाँ पे समझिएगा आप, अभी लिखने का कोई जरूरत नहीं, पहले इसको हम अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के पीछे का पृष्ठभूमि क्या है उसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो मुर्शिद कुली खां जो है वो 1717 में बंगाल का क्या रहता है, सूबेदार रहता है। और बंगाल का सूबेदार रहता है। फिर धीरे धीरे वो देखता है कि केंद्रीय सत्ता जो मुगल है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। मुगल के कमज़ोर पड़ने पे वो खुद बंगाल में अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है। और ये कभी भी वो क्या करता है, जो भी राजस्व है वो सभी मुगल को भेजते रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो हम पीछे नवाब के भी क्रम में देखे थे, तो वो भी यही करता है। और फिर यहाँ अच्छे से अपना जमींदार वगैरह से सबसे सुलह करके अच्छे से, क्योंकि जमींदार लोग बार बार बीच बीच में, क्योंकि मुगल सत्ता कमज़ोर हो रहा था तो इधर जमींदार सभी बीच बीच में खड़ा होता था, तो वो सबको धीरे धीरे वो शांत करते हुए धीरे धीरे बंगाल को बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से वो चलाता है। और 1727 में वो मर जाता है मुर्शिद। यहाँ पे हम बात करें भी मुर्शिद कुली खां का। फिर उसका जो दामाद है सुजाउद्दीन, फिर वो कुछ समय तक शासन चलाता है। ये 1749 तक चलाता है सुजाउद्दीन उसका। फिर सुजाउद्दीन के बाद उसका कुछ समय के लिए उसके बेटा भी शासन चलाता है, लेकिन उसके बेटे को साल भर में ही हटा करके अली वर्दी खां जो है वहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है। बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, अली वर्दी खां वहाँ पे आ जाता है शासन में। और अब अली वर्दी खां आता है तो यहाँ पे एक चीज़ और हम जानेंगे कि 1717 में क्या हुआ था। 1717 का फरमान है, ठीक है। 1717 में जो शाही फरमान, हम इसको कह सकते हैं शाही फरमान, ये दे दिया गया था। शाही फरमान किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाही फरमान में क्या था, शाही फरमान जो था वो दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या दे, कर मुक्त व्यापार देता था, कि बिना कर मुक्त व्यापार की इसको इजाज़त दे दिया था। शाही फरमान, मतलब शाही फरमान कौन जारी करेगा, कोई और नहीं जारी करेगा। शाही फरमान जारी करने वाला मुगल होगा, मुगल सत्ता, मुगल साम्राज्य। तो ये शाही फरमान 1717 में जब दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये कर मुक्त व्यापार कर सकता है। ये आयात और निर्यात जो भी कर रहा था अपने सामान का, वो बिना कर दिए हुए कर रहा था, तो इसको बहुत ही फायदा हो रहा था। आयात और निर्यात, कर जो है नहीं देना पड़ रहा था इसको, यही था ये कर मुक्त व्यापार। तो यहाँ पे जो बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां हो या अली वर्दी खां हो, ये दोनों जब शासन चलाते हैं तो दोनों को क्या होता है कि इस चीज़ से काफ़ी परेशानी होता है, राजस्व में क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक, जब अली वर्दी खां का जो उत्तराधिकारी है, जब वह उत्तराधिकारी जब इस सत्ता पे बैठता है, बंगाल के सत्ता पे जब उसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला जो है जब बैठता है, तो वह भी
ये उसको भी इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये परेशानी देखना पड़ता है कि जो ये कंपनी जो ये कर मुक्त व्यापार कर रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे समस्या हो रहा है कि राजस्व जो है वो नहीं बन पा रहा है। इससे बार बार वो कंपनी को ये कहता भी है राजस्व देने के लिए जो सिराजुद्दौला है, और वो बार बार कंपनी से कहता है कि आप यहाँ पे कर दीजिए, फिर आप व्यापार करिए, लेकिन कंपनी मानने को तैयार ही नहीं था। कंपनी ये क्यों माने, क्योंकि उसको तो पता ही है कि वहाँ पे उसके पास वो सिर्फ व्यापार करने ही तो नहीं आया था, पहले भी बता चुके, वो यहाँ पे अपना प्रशासन भी स्थापित करना चाहता था। तो वो एक खुद कर, तो सिराज मानने वाला वो था ही नहीं। इसके बाद को सिराजुद्दौला को बार बार ये होता था, वो बहुत ही कह सकते हैं कि वो दूरगामी सोच का था, वो दूरदर्शी था, उसको सोच था, उसको ये जरूर एहसास था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यहाँ व्यापार करने ही नहीं आई है, बल्कि ये हमारे क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमाना चाहती है। इसीलिए हमारे किसी भी फरमान को नहीं मान रही है, क्योंकि अभी हम बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, और फिर ये मेरे बात को नहीं मानता है, नज़रअंदाज करता है। और इतना ही नहीं, ये देखता क्या है कि कलकत्ता में धीरे धीरे जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी किलाबंदी करना भी शुरू कर देती है, पूरे कलकत्ता को किलाबंदी भी करने लगती है। इसे भी करने से सिराजुद्दौला उसको मना करता है कि नहीं, कलकत्ता में किलेबंदी नहीं करने के लिए, किलाबंदी ये फ्रांस भी कर, क्योंकि फ्रांस भी और अंग्रेज क्यों करा था किलेबंदी, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1717 के बाद की बात कर रहे हैं, ये 1757 आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इस समय में फ्रांस भी है, कलकत्ता के चंद्रनगर में फ्रांसीसी भी है, और ये फ्रांसीसी से भी बचने के लिए क्या कर रहा है, किलेबंदी कर रहा है। फिर किलेबंदी करने से रोकता है सिराजुद्दौला, जो अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी है। सिराजुद्दौला भी युवा ही है, एकदम युवा है, तो ये रोकता भी है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फ्रांसीसियों को भी रोकता है कि चंद्रनगर में जो फ्रांसीसी भी जहाँ पे अपना फैक्ट्री खोले हुए थे वो वहाँ पर किलाबंदी कराते हैं, दोनों को रोकता है। तो फ्रांसीसी तो इसकी बात को मान लेते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है वो इसकी बात को नहीं मानता है। और माने भी क्यों, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप लोग पढ़े देखे ही होंगे कि 1759 ये 1749 से द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप देखें कि इसमें किस तरीके से क्लाइव के नेतृत्व में वो वापस से फ्रांसीसियों को हरा करके और कर्नाटक और हैदराबाद में अपनी सरकार बनाता है। आप इसके बारे में पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो उसको जोश है कि, और अभी क्लाइव के नेतृत्व में ही चल रहा है ये सारा कुछ। जो यहाँ का जो अभी गवर्नर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर है वो क्लाइव है, और क्लाइव के नेतृत्व में ही ये चल रहा है। तो इसको जब कर्नाटक युद्ध ये जीत चुका है, तो इसको पता है कि हम जब कर्नाटक जीत चाहिए तो फिर बंगाल भी जीत ही लेंगे, और वो जीत का इसको अभी तक जोश है कि हाँ, जब हम वहाँ जीत सकते हैं तो फिर यहाँ भी जीत सकते हैं, और फिर यहाँ के नवाब का हम बात क्यों माने। तो सिराजुद्दौला इसको जो भी कहता है वो फिर ये कभी भी नहीं मानता है। इसी क्रम में प्लासी का युद्ध घटित होता है, क्योंकि सिराजुद्दौला के बात को जब ये नहीं मान रहा है तो वो कितना दिन तक, और स्वाभाविक है जब नवाब के बात को नहीं मानेगा तो नवाब तो फिर युद्ध का रास्ता अपनाएगा ही अपनाएगा। फिर सिराजुद्दौला के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हो जाता है, और फिर इसी क्रम में हम इसी युद्ध को हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये था इसका बैकग्राउंड जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी था कि आखिर ये युद्ध का ऐसा कारण क्या बन गया। तो ये मेन जो 1717 का जो शाही फरमान है, ये टकरा रहा है बार बार नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यही फरमान बार बार टकराता है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज बंगाल का नवाब चलता है, और फिर प्लासी का युद्ध होता है। क्योंकि और ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना निजी व्यापार भी करता था ना, या उसमें भी कर नहीं देता था, जबकि उसमें ऐसा शाही फरमान में इसके निजी व्यापार पे कर देना था, तो वही कर देता था जो भारतीय व्यापारी भी कर देते थे। जब ये निजी व्यापार करता था भारत में, तो वही कर देता था जो भारतीय व्यापारी कर देते थे। फिर ये कभी कभी वह कर भी नहीं देता था, अपना मनमाना कर देता था। तो ये निजी इस जो ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर रहा था, जो इंग्लैंड भेज रहा था, आयात निर्यात कर रहा था, उसमें तो नहीं देता था। और जो निजी व्यापारी करता था वह मतलब खुद यहाँ भारत में ही जो निजी व्यापारी का काम करता था, ये उसमें कभी कभी देता और कभी कभी नहीं देता। जो देता वो जो यहाँ भारतीय व्यापारी देते थे वही ये भी देता था, और फिर ये कभी कभी नहीं देता। तो इस सब से सिराजुद्दौला पूरी तरीके से तंग आ चुका था, और इसी क्रम में प्लासी का युद्ध होता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्लासी के युद्ध के पीछे कारण क्या है, तो आपको कारण समझ में आ गया होगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की सफलता से अंग्रेज बहुत ही खुशी थे, चरम पर था इनका खुशी, जिस वजह से ये बंगाल के नवाब के किसी बात को नहीं मानते थे। और 1717 का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में टकराता था, और जिस वजह से अंग्रेज का महत्वाकांक्षा इसको जो बंगाल के नवाब का बात नहीं मानना, और फिर इसी कारण से प्लासी का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में फलस्वरूप क्या होता है पता है, इस युद्ध में बंगाल के नवाब का जीत होता है। इस युद्ध में जो
सिराजुद्दौला है ये फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेते हैं और जो अंग्रेज़ का जो फैक्ट्री है उस पर भी कब्जा कर लेता है। और फिर अंग्रेज़ यहाँ से जो भट बार है, जब उस पर कोई कब्जा हो जाता है तो फिर जा कर के कहीं छुप जाना, तो वो कुल्टा द्वीप में चला जाता है, शरण ले लेता है और फिर वो वहाँ जा कर के मद्रास से मदद मांगता है। और ये सारा चीज़ यहाँ चल रहा है। अब ये क्या करता है, नवाब जो सिराजुद्दौला है ये कलकत्ता पे तो चढ़ाई कर लिया, जीत भी लेता है, ठीक है, कलकत्ता पर चढ़ाई कर लेता है, जीत लेता है। और यहाँ पर अपना एक अधिकारी मणिक चंद नाम का एक अधिकारी है, उसको कलकत्ता की जिम्मेदारी दे करके वापस फिर बंगाल लौट जाता है। ये मणिक चंद इसको दे देता है कलकत्ता की जिम्मेदारी और फिर ये लौट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमने पहले बोला कि अब अंग्रेज़ चुप रहने वाले में से तो नहीं है कि हाँ इतना हो गया फिर ठीक है हम हार मान लेते हैं या फिर आगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो होने ही वाला नहीं है। फिर ये आगे क्या करता है कि नवाब के जितने विरोधी रहते हैं, तो विरोधी अगर नहीं भी है तो फिर भी उसको किसी तरह विरोधी बनने पे मजबूर करेगा, उसको लालच देगा, लोभ देगा कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको राजा बना देंगे, ये इस जगह का दे देंगे। तो फिर ये और कौन नहीं चाहता है कि हम राजा बने। तो और उत्तराधिकारी को लेकर के जंग और सियासी जंग तो सदैव ही चलते आया है कि सत्ता पे हम बैठेंगे तो सत्ता पे हम बैठेंगे, ये तो हमेशा से ही हुआ है। तो उसी क्रम में जितने भी ये नवाब का जो भी यहाँ इसका सिराजुद्दौला का, ठीक है, खाने तो जो सिराजुद्दौला है, तो जितना भी सिराजुद्दौला इसका जो भी विरोधी है, इस नवाब का जो भी विरोधी रहता है, विरोधी उसका कोई और तो नहीं होगा, जितना भी उसका अधिकारी है वो सभी उसका विरोधी ही है। तो मीर जाफ़र हो या मीर कासिम हो या इस मणिक चंद, जिसको कि कलकत्ता पे जब सिराजुद्दौला स्थापित कर लेता है अपना नियंत्रण, यहाँ से अंग्रेज को भगाता है, तो मणिक चंद को अपना जिम्मेदारी देकर आता है कलकत्ता का। और उसके बाद इस सभी को अंग्रेज क्या करता है अपने में मिला लेता है और फिर ये सभी फिर सिराजुद्दौला पे चढ़ाई करता है, मतलब युद्ध होता है फिर, और फिर इसमें इन सब का जीत होता है और सिराजुद्दौला की बुरी तरीके से हार हो जाती है। और ये सभी क्लाइव के नेतृत्व में हो रहा है, सभी क्लाइव के नेतृत्व में सारे जितने नवाब के विरोधी है वो सभी मिल करके फिर नवाब के खिलाफ युद्ध होता है, नवाब के खिलाफ लड़ाई, और फिर उसमें इसकी हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह सकते हैं, बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी हार, और ये जीत जाता है। और जब ये जीत जाता है फिर इसके बदले में इसको 24 परगना कहा जाता है, 24 परगना। अब बुक में ही पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा। फिर बहुत सारा रुपया, क्षेत्र, ये सारा इसको नवाब के द्वारा दिया जाता है। और फिर एक तरीके से हम कह देंगे कि फिर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आ जाता है और फिर ये मीर जाफ़र को यहाँ पर अपना अधिकारी नियुक्त कर देता है, जो इसका कठपुतली होगा। मीर जाफ़र किसका कठपुतली होगा? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, क्योंकि यही इसको वहाँ पर नियुक्त करता है और मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। तो इसको बहुत सारा फ़ायदा होता है, बहुत सारा रुपया मिलता है, 24 परगना क्षेत्र के रूप में मिलता है अंग्रेज को। फिर इसको फैक्ट्री खोलना है, वहाँ का सारा जितना भी होगा राजस्व लेना, और बल्कि नवाब के भी द्वारा इसको ढेर सारा पैसा दिया जाता है जुर्माना के तौर पर। तो इस तरीके से बंगाल में ये अपना जीते। इसी लड़ाई को हम लोग कहते हैं पलासी का युद्ध, और यही एक निर्णायक जीत, और ये भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत में पूरी तरीके से अंग्रेज का अपना राज स्थापित होना। यहाँ तो दक्षिण भारत में देख ही लिए थे किस तरीके से हो गया, अब ये उत्तर भारत में बहुत ही अहम क्षेत्र में उत्तर भारत में बंगाल को जीता, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ ये सब अलीवर्दी खां और मुर्शिद अली खां जो है वो बंगाल को विकास करने में बहुत ही अच्छा काम करता है, और बंगाल का उपजाऊ मिट्टी भी वहाँ का बहुत ही उपजाऊ है, फैक्ट्री वगैरह भी वहाँ लगा हुआ था, बहुत ही विकास हो रहा था। तो ऑब्वियसली ये जहाँ विकास हो रहा है तो अंग्रेज तो जब पूरे भारत के किसी एक कोना को नहीं छोड़ना चाहा तो फिर वो बंगाल जैसे क्षेत्र को कैसे छोड़ना चाहेगा, इसलिए जो भी इसको करना पड़ा ये किया। और फिर
बंगाल को जीता। तो यही है आपका प्लासी का युद्ध। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लासी का युद्ध क्या है। और फिर जब ये जीतता है तो मीर जाफ़र को यहाँ पर सौंपता है, मतलब नाम मात्र का बंगाल का शासन मीर जाफ़र के हाथ में चला जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे यहीं से फिर थोड़ा भी इससे रिलेटेड अभी थोड़ा और सारा इन्फॉर्मेशन है कि कैसे मीर जाफ़र से ये लेकर के फिर मीर कासिम को देता है, और मीर कासिम भी फिर कैसे अंग्रेज़ से फिर थक चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी से, कैसे इसको अंग्रेज़ से फिर नहीं बनता है मीर कासिम को भी, और फिर उसके बाद फिर विद्रोह होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, फिर ये भी हम इसमें देखेंगे। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सारा जब देख लेंगे, यहाँ पर जब ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध चलेगा, जो वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट आधुनिक भारत के इतिहास में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछिए कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लिखाने के लिए आप लोग बुक से पढ़िएगा, आपको लिख सकते हैं, आप वहाँ से नोट्स लिख सकते हैं। बस समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप इससे आपको समझने में कोई भी परेशानी होगी और आप अब किसी बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बक्सर के युद्ध के साथ। तब अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।